Everyone, in the last class, we have seen the Heisenberg's uncertainty principle, and we have also seen the experimental verification of Heisenberg's uncertainty principle using the two thought experiments, Heisenberg's gamma ray microscope and diffraction of electrons by a single slit. Now, what we'll do today? Today we'll do the applications of uncertainty principle. That means uncertainty principle की help से हम काफी चीजें जो हैं उनको explain करने की कोशिश करेंगे जो classically explain नहीं हो पाई थी. पहली चीज the non-existence of electrons in nucleus. क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं होते. अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से सुनना. सपोज ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया, ये इसका हो गया रेडियस, ठीक है. We all know the order of radius of nucleus of an atom is 10 raised to power minus 14 meters. हमें न्यूक्लियस के रेडियस पता है. Now this will form the diameter. तो इसका डायमीटर क्या हो गया न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया 2 into 10 raised to power minus 14 meters. सपोज अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो पूरे न्यूक्लियस में वो कहां पर प्रेजेंट होगा? व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस? पूरे न्यूक्लियस में वो इस पूरे डायमीटर में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है. So the uncertainty in position of electron is equal to the diameter of nucleus, which is delta x is equal to 2 into 10 raised to power minus 14 meters. तो Heisenberg's uncertainty principle से delta x into delta px is nearly equal to h cut. So delta px क्या आ गया? h upon 2 pi into delta x. delta x हमारे पास आ गया 2 into 10 raised to power minus 14 meters. H की वैल्यू हमें पता है 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. Substitute the values and we'll get delta px equal to this. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी मोमेंटम जो है इट मस्ट बी दिस मच, ठीक है. तो अगर ये मोमेंटम है तो हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग द रिलेशन E is equal to p square upon 2m. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p. m हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. इस जूल्स को देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग विद 1.6 into 10 raised to power minus 19. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आई वो आई 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑब्वियसली वेरी हाई. तो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो होती है, वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होती. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. तो यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये प्रूव किया गया दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. Now second हम देखेंगे existence of neutrons and protons inside the nucleus using Heisenberg's uncertainty principle. तो अगर सपोज हम मान के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं they can exist inside the nucleus, तो जो उनका डेल्टा x होगा वो सिमिलरली वही होगा 2 into 10 raised to power minus 14 मीटर. पूरे न्यूक्लियस में
they can be present anywhere. ठीक है, तो उसका डेल्टा px आ गया फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल h upon 2 pi into delta x as in the last case. So delta px आ गया 5.27 into 10 raised to power minus 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, p स्क्वायर अपॉन 2m. अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, but the mass of proton and neutron होता है 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. तो यहाँ पर हमने मास को सब्स्टिट्यूट किया, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया by dividing with 1.6 into 10 raised to power minus 19. इसको सॉल्व करके देखना, तो एनर्जी तुम्हारे पास आएगी 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And this energy is less than the energy carried by neutrons or protons emitted by the nucleus. Therefore, इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है they can exist inside the nucleus, जो होता भी है. ठीक है, so electrons cannot exist while neutrons and protons they can exist inside the nucleus. नेक्स्ट, इफ अगर हमें ये पता लगाना है कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इफ दे कैन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस और नॉट. अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास क्या होता है, 1/4 ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर दो. सॉरी, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, सबको पता है चार्ज ट्वाइस होता है और मास जो है 4 टाइम्स होता है द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर अल्फा पार्टिकल. तो एनर्जी क्या हो गई, 52 डिवाइडेड बाय 4. तो अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी होगी 13 keV विच इज एज, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो इससे ज्यादा है. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स दे कैन आल्सो एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट, प्रोटॉन्स एग्जिस्ट, न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट, अल्फा पार्टिकल्स जो है दे कैन आल्सो एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. सिंपल क्या है, डेल्टा एक्स हो गया द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस 2 into 10 raised to power minus 14 meters. ठीक है, पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया, द डायमीटर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लिया यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. फिर हम एनर्जी निकाल सकते हैं इफ वी नो द मोमेंटम यूजिंग द रिलेशन E is equal to p square upon 2m. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ मास का. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो ज्यादा है तो एनर्जी कम हो गई. जो अल्फा पार्टिकल्स है उनका मास और भी ज्यादा है तो एनर्जी और भी कम हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 एप्लीकेशंस देख ली. इस सेकंड एप्लीकेशन के अंदर ही 2 एप्लीकेशंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल. नाउ थर्ड वन इज द डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम एटम का साइज भी निकाल सकते हैं. और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो एटम यहाँ पर कंसीडर करेंगे दैट विल बी द सिंपलेस्ट एटम विच इज द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो वहां पे भी यही करना है. ठीक है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे. तो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज भी कह सकते हो और determination of radius of Bohr's first orbit or determination of radius of hydrogen atom in the ground state. ये कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, यही करना है. determination of atomic size,
determination of radius of Bohr's first orbit, determination of radius of hydrogen atom in the ground state. So let us consider hydrogen atom, which is the simplest atom and which consists of one electron and one proton. Let A is its size. Then electron is confined to a region of linear dimension A. Then from uncertainty principle, the uncertainty in momentum is delta P is equal to h cut upon A. Let's say हमारे पास ये एक फर्स्ट ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स से जो ये डायमेंशन है इलेक्ट्रॉन का वो ए है, तो यहां से हमारे पास डेल्टा पी आ गया एच कट अपॉन ए बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P h कट अपॉन A, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई h कट स्क्वायर अपॉन 2m A स्क्वायर। Now what is the potential energy? ये सबको पता है, using the relation of electrostatic potential energy, everyone knows this is minus E square upon A. So what will be the total energy of electron now? Kinetic energy plus potential energy. So total energy is h cut square upon 2m A square minus E square upon A. Now अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है radius of Bohr's first orbit या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो रेडियस हमें निकालना है और हमें ये पता है कि ये जो ग्राउंड स्टेट है ये वो स्टेट होती है जिसकी एनर्जी मिनिमम है। जैसे जैसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और हमें ये पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. And if the second derivative comes out to be positive, then it is for, if the second derivative comes out to be positive, तो energy minima है। अगर second derivative जो है it comes out to be negative, then energy जो है वो maxima है। So for the maxima or minima, first derivative should be equal to 0. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हमें पता है मिनिमम है ग्राउंड स्टेट में, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1.82 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड पुट इट इक्वल टू 0। हमें ए निकालना है ना, द साइज ऑफ एटम और द रेडियस। सो डीई अपॉन डीए हमारे पास क्या हो गया, अगर हम 82 इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डीई अपॉन डीए आएगा -2h कट स्क्वायर अपॉन 2m a क्यूब प्लस e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a और a नॉट हमारे पास आया h कट स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर where h cut is h upon 2 pi. So we know the value of h cut, we know the value of m, mass of electron, we know the value of E। तो यहाँ से हमारे पास A naught आ गया and it comes out to be 0.5 into 10 raised to power minus 10 meter. Thus the size of atom is obtained from uncertainty principle, which is of the order of 1 angstrom, and it is same as obtained from other methods. So we can determine the size of the atom using the Heisenberg's uncertainty प्रिंसिपल। और यहाँ पर एक चीज जरूर मेंशन करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली मेंशन कर देना कि जो सेकंड डेरिवेटिव है d2a d2e अपॉन d a स्क्वायर इज पॉजिटिव। एनर्जी मिनिमम है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है इट शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव एंड इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। इसको बेशक सॉल्व करके देख लेना। एग्जाम में सेकंड डेरिवेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके यू कैन डायरेक्टली राइट दैट सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी आ गई, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ए नॉट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिनिमम energy of electron in the hydrogen atom or the energy of electron in the Bohr's first orbit. जो इक्वेशन आई थी 82 इक्वेशन में ए नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज नोन है, तो ई की वैल्यू आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, और ये सबको पता है, ये अच्छे से डेरिवेशन तुम सबने कर रखा है कि जो एनर्जी होती है बोर्स हाइड्रोजन एटम की वो क्या होती है, ENS माइनस, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना जरूर ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हें लगेगा हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, तो E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारे पास यहाँ पर निकल के आया यूजिंग द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle. So this is the another application of Heisenberg's uncertainty principle, which is important, that it gives the minimum energy of electron in the hydrogen atom or the energy of electron in the Bohr's first orbit by first determining the radius of Bohr's first orbit or the size of the hydrogen atom. Now in the next class we will see the another application of Heisenberg's uncertainty principle, which is ground state energy of a linear harmonic oscillator.